हम लोगों ने आज नया चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है 10th बायोलॉजी से। चैप्टर नंबर 11 हमारे पास है, लेक्चर नंबर 1 है, बिल्कुल पहला ही लेक्चर है। चैप्टर का नाम है होम्योस्टेसिस। आज के लेक्चर में हम होम्योस्टेसिस का इंट्रोडक्शन आपको करवाएंगे, होम्योस्टेसिस का तारुफ आपको करवाएंगे कि वैसे है होम्योस्टेसिस है क्या। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करवाता चलूँ। देखें, अगर आप नॉर्मल लाइफ की बात करो, हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी की बात करें, हमारी ज़िंदगी एक लिमिट के मुताबिक चलती है, एक सेट पॉइंट पर चलती है। हमारी ज़िंदगी एक कांस्टेंट लेवल पर चलती है। जब हमारी ज़िंदगी कांस्टेंट लेवल पर चलती है तो हम क्या करते हैं, हम बहुत बेहतरीन से ज़िंदगी गुजारते हैं। अगर हमारी ज़िंदगी एक कांस्टेंट लेवल या फिर लिमिट से उतार चढ़ाव आ जाए हमारी ज़िंदगी में, ज़िंदगी मतलब एक लिमिट से ज़्यादा हो जाए हमारी ज़िंदगी, एक एक्टिविटी या कोई भी काम, तो तब क्या होगा। तब जैसे कि मैं एग्जांपल बताता चलूँ, अगर एक बंदा एक्सरसाइज कर रहा है, अगर वो लिमिटेड एक्सरसाइज कर रहा है तो ठीक है, अगर वो ओवर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो ये नुकसानदायक है। इसी तरह अगर एक बंदा सो रहा है, नींद मतलब सो रहा है, अगर वो नींद लिमिट लेवल पर कर रहा है तो ठीक है, अगर ज़्यादा कर रहे हैं तो नुकसान, अगर बहुत कम कर रहे हैं तो ये भी क्या है, नुकसान है। इसी तरह सारी चीज़ें क्या है, अब आपकी बॉडी के मुताबिक या आपके रोज़मर्रा के मुताबिक जितनी भी एक्टिविटीज़ है ये क्या है, ये भी लिमिटेड लेवल तक है। ज़्यादा हो तो भी नुकसान, कम हो तो भी नुकसान। कोई मोहब्बत कर रहा है अपने वालिदैन से या कहीं पर भी, तो वो मोहब्बत की एक लिमिट होती है। अगर वो मोहब्बत लिमिट से ज़्यादा हो जाए तो भी नुकसान, बहुत कम हो जाए तो भी नुकसान। तो कहने का मकसद ये है कि बॉडी एक कांस्टेंट लेवल पर चलती है। जिस तरह ये तो आम बातें हैं, ये तो आम मिसाल है, ठीक है, जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में है। अगर हमारी बॉडी की बात करें, हमारी बॉडी भी इसी तरह एक कांस्टेंट लेवल पर चलती है, एक लिमिट लेवल पर हमारी ज़िंदगी गुजर रही है। लेकिन अगर हमारी बॉडी के अंदर ये कुछ उतार चढ़ाव बॉडी के अंदर आ रहे हैं तो तब क्या होगा, तब ज़ाहिर है कोई ना कोई नुकसान बॉडी को दरपेश होगा। तो उस दौरान हमारी बॉडी क्या करेगी और उस मैकेनिज़्म को कैसे कंट्रोल करेगी। तो आज के लेक्चर में हम दरअसल वही डिस्कस करने वाले हैं। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे होम्योस्टेसिस के बारे में। होम्योस्टेसिस हमारे पास क्या है। सबसे पहले होम्योस्टेसिस का वर्ड ये बिल्कुल ग्रीक वर्ड से लिया गया है, ठीक है, डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड, जहाँ पे होम्यो का मतलब क्या है, होम्यो का मतलब है सेम और स्टेसिस का मतलब है टू स्टे। वैसे मीनिंग तो इनके बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें से एक मीनिंग ये भी है जो कि बहुत मुझे इजी लगा, तो जो मैं आपको बता रहा हूँ। होम्यो का मतलब है सेम, स्टेसिस का मतलब है टू स्टे। इसका मतलब क्या है, टू स्टे सेम। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ टू स्टे सेम, टू स्टे सेम। हमें ये पता चला कि होम्योस्टेसिस का मतलब क्या है, सेम रहना, कांस्टेंट रहना, अपने बॉडी को एक लिमिट लेवल के हद तक रखना, इसको हम क्या कहते हैं, टू स्टे। मतलब बॉडी के जितने भी अंदर कंडीशंस है उस कंडीशन को क्या रखना, सेम रखना। जैसे डेफिनेशन में हम लोगों ने ये लिखा हुआ है कि मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस। हमारी जिस्म के अंदरूनी माहौल को, अंदरूनी कंडीशन को मेंटेन रखना, बरकरार रखना, अंदरूनी माहौल में बरकरारियत लाना, इसको हम कहते हैं होम्योस्टेसिस। हमने यहाँ पे एक जुमला लिखा हुआ है, जुमले में हमने ये लिखा है कि हमारे जिस्म के इंटरनल एनवायरनमेंट को क्या करना, मेंटेन करना। अब बात करते हैं सबसे पहले एनवायरनमेंट की। इंसान या फिर दुनिया में जितने भी जानदार है, सारे के सारे जानदार दो किस्म के माहौल से उसका सामना होता है।
ह्यूमन बीइंग्स या फिर जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो दो किस्म के इन्वायरमेंट, दो किस्म के माहौल को फेस करते हैं। तो वो दो किस्म के माहौल कौन से हैं? मतलब दो किस्म के माहौल हमारे पास होते हैं। नंबर 1 इंटरनल इन्वायरमेंट, नंबर 2 एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इंटरनल मतलब इनसाइड, एक्सटर्नल मतलब आउटसाइड। जो माहौल बॉडी के अंदर रहता है, जो माहौल बॉडी के अंदर इनसाइड द बॉडी पाया जाता है उसको हम कहते हैं इंटरनल इन्वायरमेंट। जो इन्वायरमेंट बॉडी के आउटसाइड पाया जाता है या जो इन्वायरमेंट बॉडी के इर्द गिर्द पाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? इसको हम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कहते हैं। बॉडी के इर्द गिर्द से क्या मुराद है कि आपके आसपास जितना भी एटमॉस्फेरिक चीज़ें हो उसको हम क्या कहते हैं? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। हमारी बॉडी ना सिर्फ ये वाला इन्वायरमेंट फेस करती है, साथ में एक्सटर्नल इन्वायरमेंट भी फेस करती है। मतलब इस इन्वायरमेंट के साथ साथ हमारा सामना किससे होता है? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ भी होता है। तो चलो ज़रा डिटेल से पढ़ते हैं। इंटरनल इन्वायरमेंट एक जानदार के बॉडी के अंदर होता है, इनसाइड द बॉडी होता है, ठीक है, एक जानदार के बॉडी के अंदर पाया जाता है। जैसे कि क्या है? बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर क्या है? बॉडी टेम्परेचर इज अ इंटरनल इन्वायरमेंट। इसी तरह ब्लड प्रेशर, ग्लूकोज लेवल, बॉडी वाटर लेवल, इसी तरह ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन, पीएच, ये सारे हमारे क्या है? इंटरनल इन्वायरमेंट है। बात करते हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट वो इन्वायरमेंट होते हैं जो कि बॉडी के आउटसाइड पाया जाता है। बॉडी के कहाँ पर पाया जाता है? आउटसाइड पर पाया जाता है। जैसे कि लाइट, आपके जैसे सनलाइट की बात करें तो ये बॉडी के आउटसाइड पर पाया जाता है। एयर, हवा की बात करें, बॉडी के आउटसाइड। टेम्परेचर, दर्जा हरारत की बात करें, दर्जा हरारत बाहर भी पाया जाता है। ह्यूमिडिटी, नमी, बॉडी के आउटसाइड पाई जाती है और हमारे इर्द गिर्द पाई जाती है। अराउंड अस, प्रेजेंट अराउंड अस, हमारे इर्द गिर्द पाई जाती है। यहाँ पे एक पॉइंट बताता चलूँ, जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है ये कभी भी सेम नहीं रहती है, कभी भी यूनिफॉर्म नहीं रहती, मतलब एक हालत में नहीं रहती, इसमें चेंज आता रहता है। कैसे? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का कोई भरोसा नहीं, इसमें चेंजिंग आते रहते हैं, वक्त के साथ साथ इसमें चेंज आता रहता है। तभी इसीलिए एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इंटरनल इन्वायरमेंट को अक्सर औकात डिस्टर्ब करता है और इफेक्ट करता है। मतलब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट किसको डिस्टर्ब करता है? इंटरनल इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब करता है। क्यों डिस्टर्ब करता है? क्योंकि इसमें चेंज आता है। तो जब भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चेंज आएगा तो ये डिस्टर्ब करेगा इंटरनल इन्वायरमेंट। और इंटरनल इन्वायरमेंट कहाँ पर पाया जाता है? इनसाइड द बॉडी, एक जानदार की बॉडी के अंदर पाया जाता है। तो इंटरनल इन्वायरमेंट, अब हमने डिफिनेशन में ये कहा था कि होम्योस्टेसिस का काम ये है कि वो क्या करे? वो इंटरनल इन्वायरमेंट को बरकरार रखे। किसको बरकरार है? अब इंटरनल इन्वायरमेंट में हमारे पास जैसे कि बॉडी टेम्परेचर आ रहा है। अब बरकरार रखने से क्या मुराद? कि अपना एक कांस्टेंट लेवल, अपना एक सेट पॉइंट होगा। फर्ज करें सेट पॉइंट क्या है? हमारी बॉडी टेम्परेचर कितना है? 37.6 सेल्सियस या सेंटीग्रेड, ठीक। ये हमारी बॉडी का टेम्परेचर है। ये एक मेंटेन लेवल है, एक कांस्टेंट लेवल है, ये एक सेट पॉइंट है। हमारा जिस्म इस टेम्परेचर में बड़ा बेहतरीन काम करता है। जब भी इसमें फ्लक्चुएशंस आते हैं, जब भी इसमें चेंज आता है, फर्ज करें टेम्परेचर चेंज हो जाता है, चेंज होके टेम्परेचर हाई हो जाता है, तो जब भी टेम्परेचर हाई हो जाता है तो बुखार की शक्ल में या किसी की शक्ल में तो बहुत सारे डिस्टर्बेंस हो जाते हैं। हमने ये भी पढ़ा है कि जब भी टेम्परेचर हाई हो जाता है 37 से 39 की तरफ और 40 की तरफ और फिर 45 की तरफ समथिंग, इस तरह अगर टेम्परेचर हाई हो जाए तो इस दौरान बॉडी में बहुत सारे डिस्टर्बेंस क्रिएट होते हैं। जैसे कि क्या, अगर ये हो जाए तो हमारा बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाते हैं। क्या डिस्टर्ब हो जाते हैं? मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाते हैं। जब मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाएगा तो भाई खुराक की तोड़फोड़ कैसे होगी? तो इस दौरान जब भी टेम्परेचर हाई हो जाता है तो हमने ये भी पढ़ा है 9th क्लास में कि जैसे टेम्परेचर ज़्यादा हो तो इंजाइम ज़्यादा टेम्परेचर से डीनेचर हो जाते हैं, इंजाइम काम करना छोड़ जाते हैं। कई किस्म के मेटाबॉलिज्म और सेल्स के जो फंक्शंस होते हैं, जो प्रोसेसेस होते हैं, वो हाई टेम्परेचर में काम करना छोड़ जाते हैं। इसी तरह टेम्परेचर लो भी होता है। कई औकात टेम्परेचर लो हो जाता है। लो से मुराद 35, 36, 35,
इसी तरह 34 समथिंग, इस तरह क्या हो जाता है, टेम्परेचर लो हो जाता है। तो दोनों हादसात में टेम्परेचर क्या है, नुकसानदायक है। बॉडी इस दौरान बिल्कुल नुकसान की तरफ, जब बॉडी में उतार चढ़ाव आ जाता है, कांस्टेंट लेवल से चीज़ें ऊपर या नीचे हो जाते हैं, तो इस दौरान हमारे बॉडी में एक मैकेनिज्म मौजूद है। कुदरत ने हमारे बॉडी में एक सिस्टम फिट किया हुआ है, एक मैकेनिज्म फिट किया हुआ है। वो मैकेनिज्म आएगा कि जो हमारे बॉडी में उतार चढ़ाव है, उस उतार चढ़ाव को बैलेंस करेगा। हमारे बॉडी में जो उतार चढ़ाव आ रहे हैं, ऊपर नीचे कुछ भी हो रहा है, होम्योस्टेसिस डिस्टर्ब हो रहा है। अच्छा, तो जो उतार चढ़ाव आ रहा है, हमारे जिस्म के अंदर कुदरत ने एक सिस्टम बनाया हुआ है, एक मैकेनिज्म बनाया हुआ, उस मैकेनिज्म को हम कहते हैं होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस ही क्या करेगा, जो टेम्परेचर ऊपर की तरफ हाई हो रहा है, होम्योस्टेसिस आएगा, दोबारा उस टेम्परेचर को डाउन करके किसकी तरफ, अपने कांस्टेंट लेवल पर लाएगा। कांस्टेंट लेवल मींस 37 सेंटीग्रेड। सेम केस हमारी बॉडी टेम्परेचर जैसे ही नीचे चली जाती है, लो हो जाती है, तो टेम्परेचर को दोबारा रिकवर करने के लिए होम्योस्टेसिस उसको दोबारा अपना एक कांस्टेंट लेवल या अपने एक सेट पॉइंट पर लाते हैं। ये होम्योस्टेसिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारे बॉडी को बरकरार रखना। फ्लक्चुएशंस हमारे बॉडी में आते, फ्लक्चुएशंस का सामना करके हमारे बॉडी में मेंटेनेंस लाना, बरकरारियत हमारे बॉडी में लाना। ब्लड प्रेशर, अक्सर औकात सुना होगा कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाती है, ब्लड प्रेशर लो हो जाती है, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। बीपी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, बीपी, ब्लड प्रेशर हाई हो जाती है, और कभी कभार ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। बीपी कभी जब हाई हो जाती है तो हमारी होम्योस्टेसिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको क्या करें, लो करते हैं। लो से मुराद अपने सेट पॉइंट पर लाएं। अगर बहुत ज़्यादा लो है तो हमारा होम्योस्टेसिस उसको दोबारा रिकवर करने के लिए बीपी को अपने एक कांस्टेंट लेवल पर लाते हैं। इसी तरह हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन होती है, ग्लूकोज का एक लेवल होता है। तो ग्लूकोज लेवल क्या करता है, अब ग्लूकोज लेवल जब ज़्यादा हो जाता है तो तब भी होम्योस्टेसिस उसको मेंटेन करता है। इसी तरह हमारे बॉडी में वाटर लेवल और कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंसंट्रेशन है ब्लड के अंदर, तो इसी तरह पीएच, इन सब को कांस्टेंट लेवल पर लाना, हमारे सारे के सारे बॉडी के अंदर जो भी मैकेनिज्म है जिसमें उतार चढ़ाव आता है उसको कांस्टेंट लेवल पर लाना, ये किसकी जिम्मेदारी है, दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ होम्योस्टेसिस। ये किसकी जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारियाँ सब होम्योस्टेसिस पर ही है, और वो ये काम करेगा। और अगर ये काम नहीं करेगा तो इवन बंदा बीमारियों में मुब्तला हो जाएगा, इवन की डेथ भी कंफर्म हो सकती है, तो डेथ भी हो सकती है। तो जो कि ये बहुत बड़ा ज़रूरी है। हमने ये पढ़ा था कि ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जिम्मेदार है, किसका जिम्मेदार है, इंटरनल इन्वायरमेंट में फ्लक्चुएशंस लाना, चेंजेस लाना। खैर, तो अब अगली बात हम करेंगे कि जो होम्योस्टेसिस है, होम्योस्टेसिस के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ होम्योस्टेसिस, जबकि इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे भी। नंबर 1 थर्मोरेगुलेशन, ऑस्मोरेगुलेशन, एक्सक्रीशन। सबसे पहले बात करते हैं थर्मोरेगुलेशन की। जो वर्ड है थर्म हम कहते हैं टेम्परेचर को, किसको कहते हैं, थर्मी टेम्परेचर। हमारे बॉडी के ऑप्टिमम टेम्परेचर को मेंटेन रखना, इसको हम कहते हैं थर्मोरेगुलेशन। तो जब भी हमारे बॉडी में देखिए ये एज अ थर्मोरेगुलेशन एज अ होम्योस्टेसिस काम करता है। कौन सा काम करता है, हमारे बॉडी में जब भी टेम्परेचर की उतार चढ़ाव आ जाती है, जैसे हमने उधर बात की, हमारा टेम्परेचर एक सेट पॉइंट से ऊपर हो जाए तो थर्मोरेगुलेशन जिम्मेदार है उसको वापस किस पे लाना, अपना एक सेट पॉइंट पर लाना। टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है, दोबारा सेट पॉइंट पर लाना, टेम्परेचर लो हो जाए, दोबारा सेट पॉइंट पर लाना। ये आपकी सेट पॉइंट है। जो टेम्परेचर कितना है, 37 सेंटीग्रेड समथिंग लाइक, जो कि हमने बात की थी। तो हमारे बॉडी में टेम्परेचर को मेंटेन करने वाला कौन है, थर्मोरेगुलेशन है। उसको कांस्टेंट करना, उतार चढ़ाव से बचा के रखना, उसके लिए जिम्मेदार कौन है भाई, कोई ना कोई चीज़ तो होगा जो थर्मोरेगुलेशन करेगा। इस तरह तो नहीं कि आप आंखें बंद करो और एक जादू है बॉडी के अंदर, वो जादू परफॉर्म हो जाएगा और थर्मोरेगुलेशन हो गया, ऐसा कभी भी नहीं होता। बॉडी के अंदर सिस्टम मौजूद है, तो वो सिस्टम कौन सा होगा, स्किन एज अ थर्मोरेगुलेशन काम करेगा।
स्किन के अंदर, ये बात इंशाल्लाह स्किन पर कल हमारा एक लेक्चर होगा बाकायदा। स्किन के अंदर अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं तो बाल होते हैं, और आप देखिए डर्मस, हमारे स्किन का एक डर्मस लेयर है। डर्मस लेयर के अंदर फैट्स पाए जाते हैं, चर्बी के लेयर्स पाए जाते हैं। वो चर्बी के लेयर्स एज अ इंसुलेटर काम करते हैं। इंसुलेटर से मुराद के हीट को बाहर जाने नहीं देते हैं। तो जब ये हीट को ना बाहर जाने देते, ना बाहर का हीट अंदर आने देते हैं, तो ये स्किन का काम है। तो स्किन एज अ थर्मो रेगुलेशन काम करता है, टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। स्वेट ग्लैंड्स, ये ऐसे ग्लैंड्स है जो हमारे स्किन वाले एरिया में पाए जाते हैं और पसीने को प्रोड्यूस करते हैं हमारे स्किन से। तो जब ये पसीने को प्रोड्यूस करेंगे हमारे स्किन से, हमारे बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा। तो स्वेट ग्लैंड्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे भी हमें गर्मी लगती है, या फिर हम हेवी एक्सरसाइज करते हैं, या फिर बहुत स्ट्रेस होता है इंसान पर, तब हमारे बॉडी में स्वेट, पसीना प्रोड्यूस होता है। वो पसीना कौन प्रोड्यूस करेगा? हमारी बॉडी में कुछ गद्दूद है, कुछ ग्लैंड्स है, वो स्वेट ग्लैंड्स है। तो जब हमारे जिस्म से पसीना, अभी गर्मी है, मुझे पसीना आ रहा है, तो ये स्वेट ग्लैंड्स है, ये क्या करते हैं? हमारे जिस्म के स्किन से पसीना निकाल कर उसको हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर देते हैं, हीट निकालते हैं। मसल्स का काम है थर्मो रेगुलेशन, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखना। अब मसल्स क्या, जैसे फर्ज करें हमें सर्दी लगती है, तो जब भी हमें सर्दी लगती है तो हमारे मसल्स शिवरिंग करते हैं। क्या करते? शिवरिंग, एक दूसरे से रगड़ करते हैं। जब ये रगड़ करते हैं, जैसे हम कहते हैं ना सर्दियों में हम क्यों कपाते हैं, तो ये मसल्स की शिवरिंग की वजह से है। ये तब जाके हमारे बॉडी के, जैसे आपको हाथ को रगड़ो तो ये दरमियान में हीट पैदा होता है। तो सर्दियों में हमारे टेम्परेचर को मेंटेन करने वाला मसल्स होता है, वो एज अ थर्मो रेगुलेशन काम करता है। इसी तरह ब्लड वेसल्स भी किसकी तरह काम करते हैं? एज अ थर्मो रेगुलेशन काम करते हैं, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं। ओस्मो रेगुलेशन की बात करते हैं, जो कि दूसरा कंपोनेंट है। ओस्मो रेगुलेशन दो चीज़ों को बॉडी में मेंटेन करेगा, उसको कांस्टेंट लेवल के हद तक उसको रखता है। वो दो चीज़ें क्या होंगी? दो चीज़ें, नंबर 1 पर वाटर लेवल होगा और नंबर 2 पे साल्ट लेवल होगा। वाटर लेवल क्या है? हमारे जिस्म में, देखिए ये बात ऐसे नहीं है, अक्सर औकात आपने सुना होगा, खासकर हमारे लोकल हजरात क्या कहते हैं कि भाई पानी ज़्यादा पियो, आप समंदर में डूब जाओ, या फिर आप दरिया में डूब, या फिर आप तालाब में डूब जाओ, तो फिर क्या होगा? एक बात है ना, फिर डेथ ही होना है ना। कोई भी चीज़ लिमिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हमारे बॉडी में हमारी एक आइडियल बॉडी नहीं है कि बस ये इतना है, ठीक। वो उसमें चेंजेस आता है। अगर उसके साथ ज़बरदस्ती करो हमारी बॉडी के साथ, तो वो उसमें बड़े चेंजेस आते हैं, और वो चेंजेस बड़े नुकसान हमारे बॉडी में पैदा करते हैं। लिहाजा वाटर के लेवल को हमारे बॉडी में कंट्रोल किया जाता है। जब वाटर कम हो तो तब भी कंट्रोल किया जाता है, जब ज़्यादा हो तब भी हमारे बॉडी में वाटर को मेंटेन किया जाता है। इसी तरह साल्ट्स के लेवल, नमक के लेवल को भी हमारे बॉडी में वाटर के साथ साथ इनको भी मेंटेन किया जाता है, इनकी बरकरारियत होती है, हमारी बॉडी में बरकरार किया जाता है। लेकिन फिर एक सवाल, किस चीज़ के ज़रिए? तो कॉमन सेंस क्या कहता है? किडनी के ज़रिए, जो कि इस लेक्चर में, आने वाला लेक्चर में किडनी भी हम तसल्ली से पढ़ेंगे। एक्सक्रीशन की बात करते हैं। एक्सक्रीशन का मतलब है अखराज, चीज़ों को बॉडी से बाहर निकालना। कौन सी चीज़ें? वो चीज़ें जो बॉडी के लिए फालतू है, जो बॉडी के लिए जहरीले है, जो बॉडी से इनका कोई लेना देना नहीं है, बॉडी को नुकसान पेश करते हैं, वो जहरीली चीज़ें को हम क्या कहते हैं? वो जहरीली चीज़ें को हम वेस्ट प्रोडक्ट कहते हैं। तो हमने क्या, द प्रोसेस बाय विच वेस्ट प्रोडक्ट आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। एक जानदार की बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट का बाहर निकलना, फालतू मवाद का एक बॉडी से बाहर निकलना, इसको हम क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन कहते हैं। तो एक्सक्रीशन बड़ा ज़रूरी है हमारे बॉडी में। जब भी ये हमारे बॉडी से निकल जाते हैं तो तब हमारी बॉडी मेंटेन हो जाती है। आप ये बात आपने याद रखनी है कि जब भी वो फालतू मवाद, अच्छा ये जो एक्सक्रीशन सब्सटेंसेस, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, ये अक्सर औकात मेटाबॉलिज्म के दौरान प्रोड्यूस होते हैं। हम इसको कहते हैं मेटाबॉलिक सब्सटेंसेस या मेटाबॉलिक वेस्ट। मेटाबॉलिज्म, जब भी हमारे सेल्स में तोड़फोड़ होता है तो उस तोड़फोड़ के दौरान कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स निकलती हैं।
उस वेस्ट प्रोडक्ट्स को हम क्या कहते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट या फिर पालतू मवाद। इसने यहाँ ये जो वेस्ट प्रोडक्ट है इसको निकालना बड़ा ज़रूरी है, वरना ये हमारे जिस्म में क्या कहते हैं, बिल्कुल एक जहर की तरह काम करते हैं, जो कि डेथ प्रोड्यूस कर सकता है हमारी बॉडी में, डेथ कॉज कर सकता है। अब एक्सक्रीशन बॉडी में ऐसे कौन से, हमारे बॉडी में ऐसे कौन से अज़ा होंगे, वो कौन से सब्सटेंसेस होंगे जो एक्सक्रीशन का काम करता है? भाई कोई चीज़ तो होगा, वो किडनी है। तो किडनी, जैसे कि आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे कि किडनी यूरिन को क्या करेगा, हमारे बॉडी से बाहर निकालेगा, तो वो एज अ वेस्ट प्रोडक्ट काम करेगा। लिवर, जिगर भी इसी तरह काम करता है। स्किन तो वैसे हम लोगों ने पढ़ा। ये जो पसीना है, पसीने के अंदर कुछ साल्ट्स, कुछ यूरिया और कुछ यूरिन के कुछ वो होते हैं, ठीक है, और कुछ वाटर, इसको बॉडी से, तो कुछ जो ज़ाया चीज़ें हैं, जो फालतू मवाद है, तो पसीने में वो फालतू मवाद भी निकल जाते हैं, तो वो भी क्या करता है, एक्सक्रीशन का काम करता है। फालतू चीज़ें को पसीने की शक्ल में स्किन निकाल देता है। लंग्स का काम तो वैसे कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड एक वेस्ट प्रोडक्ट है जो कि बॉडी इनको निकाल लेता है। इसको हमने पिछले लेक्चर में डिटेल से बात की। पिछले लेक्चर से मुराद पिछले चैप्टर में, ठीक है, रिस्पायरेशन वाली चैप्टर में, तो आप उस चैप्टर को डिटेल से देख सकते हैं। तो आज के लेक्चर के लिए इंशाल्लाह फिर मज़ीद लेक्चर में फिर बात होगी। अल्लाह हाफिज़।